अब हमने लास्ट क्लास में जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात की थी। ठीक है कि कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हम कौन से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, वो रेशियोज थी। ठीक है, रेशियोज में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखी, लिक्विडिटी रेशियोज देखी, एक्टिविटी रेशियोज देखी और रिस्क की रेशियोज देखी। फिर हमने डिविजनल परफॉर्मेंस डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो है डिफरेंट रेशियोज देखी थी। ठीक है, जिसमें ROI था, RI था, उसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी बात की थी। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें पता होना जरूरी है, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसका नाम है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते क्या हैं? जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, जो कि क्रिटिकल है किस चीज के लिए? सक्सेस के लिए। किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जो फैक्टर्स क्रिटिकल होते हैं उनको हम कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉन्ग टर्म एक गोल होता है, मिशन होता है। ठीक है, उस मिशन को अचीव करने के लिए जो है वो उस जो अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मिशन होता है उसको शॉर्ट गोल्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, शॉर्ट गोल्स में डिवाइड करती है, और जब वो शॉर्ट गोल्स अचीव होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के साथ साथ जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, क्योंकि उनको मद्देनजर रखते हुए जो है मिशन को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट गोल्स बनाए जाते हैं, तो शॉर्ट गोल्स के अचीव करने से जो है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली इन शॉर्ट टर्म गोल्स को मेजर करने के लिए हमें जो है एक हर ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं जो कि क्रिटिकल हो। उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली जो है ना हम गोल सेट करते हैं। ठीक है, ताकि जब वो गोल्स अचीव हो, वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को जब हम अचीव कर लें, तो अल्टीमेटली जो हमारा मिशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स essential areas of the business that must be performed well if goals of the business are to be achieved। ठीक है, बिजनेस के वो एसेंशियल इंपॉर्टेंट एरियाज जिनको परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो गोल्स हैं, ठीक है, वो अचीवेबल हो, उनको आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कहते हो। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर कॉमन पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू मेजर सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर आपने बिजनेस की सक्सेस को, कामयाबी को मेजर करना है, तो आपको इन सक्सेस फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि क्या ये मीट हो रहे हैं या नहीं। CSFS critical success factors help team to know what exactly needed to be done to ensure success of business। CSFS जो है वो टीम को, मैनेजमेंट को बताते हैं कि हाँ ये सक्सेस फैक्टर्स हैं, ये आपने अचीव करने हैं, ये आपने अचीव किए तो कंपनी की सक्सेस होगी। ठीक है, critical success factors are related to mission and goals of the business। Mission focuses on overall long term aim, मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी। ऑब्जेक्टिव्स और एम का एक ही मतलब है। ऑब्जेक्टिव ब्रेक डाउन मिशन इनटू क्वांटिफाइबल गोल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है उस मिशन को क्वांटिफाइबल गोल्स में लेके जाता है। और CSFS वो एसेंशियल एरियाज हैं जिनको आपने परफेक्ट करना है, जिनमें आपने अच्छा परफॉर्म करना है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके शॉर्ट गोल्स हैं, वो अचीव हो। और अगर जब आपके शॉर्ट गोल्स अचीव होंगे तो अल्टीमेटली जो है जो मिशन है कंपनी का वो अचीव होगा। ठीक है, अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स तो हमने देख लिया कि यार ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। ठीक है, अब उनको मेजर कैसे करना है? उनको मेजर करने के लिए आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज करते हो। हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को मेजर करने का कोई ना कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बेस पे भी डिराइव कर सकते हो, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बेस पे भी डिराइव कर सकते हो। हर कंपनी का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिफरेंट होता है, इसीलिए रेंजेस ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और रेंजेस ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें से चंद की बात हम अभी करते हैं। सबसे पहला है कंपेटिटिवनेस। अब देखिए, क्रिटिकल है ना, कंपेटिटिवनेस का मतलब ये है कि आप कितने कंपेटिटिव है मार्केट में। तो एक ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है किसी भी कंपनी की सक्सेस का, कि वो कितना कंपेटिटिव है मार्केट में। अब इस कंपेटिटिवनेस को आप मेजर कैसे करोगे? ठीक है, इस कंपेटिटिवनेस को आपने मेजर कैसे करना है? तो इसको आप मेजर कर सकते हो सेल्स ग्रोथ को देख के, कि यार आपकी कितनी ग्रोथ है, सेल्स कितनी आपकी बढ़ रही है। अगर आपकी सेल्स में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब आप कंपेटिटिव है। कस्टमर बेस में आपका इजाफा हो रहा है तो कस्टमर आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब आप कंपेटिटिव है। मार्केट में आपका शेयर जितना ज्यादा होगा वो इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि आप कितने कंपेटिटिव है। तो कंपेटिटिवनेस एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो गया, और उस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गया वो हो गया आपका सेल्स ग्रोथ, कस्टमर बेस और मार्केट शेयर। अब रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब ये कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उनको किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हुआ ना, कि आप अपनी रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करोगे। इट इज अ क्रिटिकल वन।
इसको यूटिलाइजेशन का क्या तरीका है, प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट्स, अभी हम आगे जाके क्लास में बात भी करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है। एफिशिएंसी रेशियो आपको याद होगी लेबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लेबर कितना एफिशिएंट काम करता है, ठीक है। उसमें वही चीज आ जाती है। मेजर्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल अगेंस्ट यूज, के आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है और उनको आपने कैसे यूज किया है, तो एक ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गया। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्या आपकी सर्विस की क्या क्वालिटी है, ठीक है, वो एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। इसको मेजर करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कितनी कंप्लेंट्स आ रही है। देखें जितनी कस्टमर की कंप्लेंट्स कम आएंगी, इससे ये चीज इससे ये चीज का अंदाजा होगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी है। अगर आप डिलीवरी सर्विस से काम कर रहे हैं तो जितने जल्दी आप वहां पर रीच करेंगे, इस चीज को ये चीज इस चीज को रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी है, ठीक है। फिर इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब है आप अपडेट्स लाना, टेक्नोलॉजी में अपडेट्स लाना, न्यू चीजों पे फोकस करना। तो इनोवेशन एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है किसी भी कंपनी के लिए, कि उसको इनोवेट करना चाहिए, विद टाइम आपने आपको अपडेट रखना चाहिए, विद टेक्नोलॉजी अपने आपको अपडेट रखना चाहिए। इनोवेशन के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू ओल्ड वन, कि आपके जो प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में चल रहे हैं, आपने कितने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना एज कम्पेयर टू ओल्ड वन, ये उसकी परसेंटेज देखना, इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने कितनी इनोवेशन की है। फिर सेल्स फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट, के जो न्यू प्रोडक्ट आपने लाए उससे आपको सेल्स क्या हो रही है। तो देखें ना, जितनी ज्यादा सेल्स होंगी न्यू प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब है जो आपका इनोवेशन वाला क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है वो अचीव हो रहा है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं और हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के डिफरेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा भी बुक में आपको काफी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आप नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे। Although profit cannot be ignored as it is the main objective of commercial organization, critical success factors and key performance indicators should not focus on profit alone. The view is that the range of performance indicators should be used and these should be a mix of financial and non-financial performance measures. ठीक है, वो ये बात कह रहा है कि प्रॉफिट को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। लेकिन लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ही कंसीडर नहीं करना, बाकी सारी चीजों को भी कंसीडर करना है, ठीक है। प्रॉफिट को क्यों नहीं कंसीडर सिर्फ करना, क्योंकि प्रॉफिट में इनहेरेंट डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट मैन्युपुलेट हो सकते हैं। प्रॉफिट को आप जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बेस बने होते हैं, तो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मैन्युपुलेट करके शॉर्ट टर्म में अपने आप को कंपनी को एक अच्छा दिखा रही होती है अपने बोनस के लिए, लॉन्ग टर्म में कंपनी स्ट्रगल कर रही होती है। तो प्रॉफिट में ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जो है प्रॉफिट पे सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट को ही अपना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं बनाना चाहिए। रेंज ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आपने देखने और उनकी डिफरेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखने। अब जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसकी एग्जांपल क्या होगी, सबसे पहली है मेजरमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर्स कितना सेटिस्फाइड है, ये एक नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ठीक है। इसका ताल्लुक प्रॉफिट से नहीं है। अब देखें इसको आप कैसे मेजर कर सकते हो, रिटर्निंग कस्टमर्स देखें कितना कस्टमर आपके पास रिटर्न हो रहा है, रिडक्शन इन कंप्लेंट्स, ये देखें ये आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो आगे उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, कितने कस्टमर आपके पास दोबारा आ रहे हैं, कितनी कंप्लेंट्स आपकी रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मैंने आपको बताया कि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है कि आप उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन अगर आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यही होगा कि आप कितने एफिशिएंट हो, एफिशिएंसी, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी पे आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो क्वालिटी के जो है वो क्या, क्वालिटी अगर एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है तो उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या हो सकता है, रिडक्शन इन कन्फर्मेंस एंड नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट, ठीक है। कन्फर्मेंस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कॉस्ट जो आपने लगाई है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता है, ठीक है। वो कॉस्ट जो आपने लगाई है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता है। मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग की कॉस्ट लगाई कि एक प्रोडक्ट है या एक मशीन है, उसको ट्रेन करने के लिए जिस मशीन से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको ट्रेन करने के लिए आपने उसको जो ऑपरेट करता है उस बंदे को आपने ट्रेनिंग कराई। आपने उसको इसलिए ट्रेनिंग कराई ना कि वो अच्छा काम करे, अच्छी चीज बनाए, ताकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, मशीन को अच्छे तरीके से यूज करे, ठीक है। टेस्टिंग कॉस्ट इसमें आ जाती है, ठीक है, आपकी कि आपने जो बेसिकली टेस्ट किया है प्रोडक्ट को, जब आप शुरू में टेस्ट करते हो, इंस्पेक्शन कॉस्ट आ जाती है। तो ये सारी कन्फर्मेंस कॉस्ट होती है। कन्फर्मेंस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि यार वो कॉस्ट जो आपने इंकर की है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता है। और ऑब्वियसली हम ये इसलिए करते हैं बेसिकली कि हम लोग जो है प्रोडक्ट में अगर कोई फॉल्ट है, ठीक है, उसको अवॉइड कर सकें या प्रिवेंट कर सकें, प्रोडक्ट में कोई इशू है, प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड कर सकें, ठीक है, या प्रिवेंट कर सकें, क्वालिटी पे ताकि कॉम्प्रोमाइज ना हो।
तो कन्फर्मेंस कॉस्ट है। नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब आपने जो है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जब आप फेल हो गए इस चीज को इंश्योर करने में कि यार प्रोडक्ट को क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर सका, उस वक्त जो आप कॉस्ट लगाते हो उसको आप नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट कहते हो। ठीक है। नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट में क्या हो जाती है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वेस्टेज आपने बहुत ज्यादा कर दिया, जरूरत से ज्यादा कर दिया, उस वेस्टेज की कॉस्ट। ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट आपने बनाया, जाहिर सी बात है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया, दोबारा से आपको चीजें बनानी पड़ी, दोबारा से अननेसेसरी जो है ना आवर्स आपको लगाने पड़े, उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है। उसके बाद अगर जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपने बनाया है अगर वो बिक नहीं रहा, ना वो स्क्रैप हो रहा है ना बिक नहीं रहा, तो वो तो आपके किसी काम का नहीं है, उसकी कॉस्ट, उसको आप नॉन नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट कहते हो। ठीक है। तो देखिए दोनों तरह की कॉस्ट हो ना, उसकी रिडक्शन जो है, और उसकी रिडक्शन जो है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि आपने कॉस्ट को कितना कंट्रोल किया हुआ है, कितनी कॉस्ट में रिडक्शन आ रही है। ठीक है। कन्फर्मेंस कॉस्ट जो है वो वाली कॉस्ट है जो कि आप इंश्योर करके कि आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए ना, आपने ये चीज इंश्योर भी करनी है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट हो रहा है या नहीं, लेकिन कॉस्ट को अपने कंट्रोल करना है। ठीक है। इसी तरह नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट को तो करना ही करना है, उसको तो मिनिमल से मिनिमल ही रखना है। ठीक है। उसके बाद द लार्ज वैरायटी इन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस मींस दैट देयर आर मेनी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ईच बिजनेस विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ एनएफपीआईज दैट प्रोवाइड्स रेलेवेंट मेजर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। However, NFPIs can be grouped together into two broad groups. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई जो है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ठीक है। तो हम मतलब कोई स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हाउएवर उसने एक बात की है कि जो ज्यादातर एनएफपीआईज होते हैं ना, वो बेसिकली उनका ताल्लुक इन दो चीजों से होता है। ठीक है। जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो आप डिराइव करते हो, जो आप बनाते हो, उनका ताल्लुक इन दो चीजों से होता है, प्रोडक्टिविटी से और क्वालिटी से। ठीक है। प्रोडक्टिविटी से और क्वालिटी से। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। प्रोडक्टिविटी पे पहले चलते हैं। प्रोडक्टिविटी मेजर इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन ऑपरेशन। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। प्रोडक्टिविटी जो है वो एफिशिएंसी मेजर को आप कहते हो प्रोडक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एफिशिएंसी या आप अगर रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, तो आप एफिशिएंसी रेशियो या प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट को अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाते हो। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब ही मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है। इट रिलेट्स टू द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस टू द रिसोर्सेज यूज्ड एंड देयरफॉर अल्टीमेटली द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट। द मोस्ट प्रोडक्टिव और एफिशिएंट ऑपरेशन इज वन दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम आउटपुट फॉर एनी गिवन सेट ऑफ रिसोर्स इनपुट। सबसे ज्यादा एफिशिएंट ऑपरेशन वो होगा जो कि एक इनपुट, जो आपको एक गिवन इनपुट है उससे जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आप बना सकते हो ना, वो बनाते हो। एक आपको इनपुट गिवन है, गिवन इनपुट से आप मैक्सिमम जो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इसका मतलब आप एफिशिएंट काम कर रहे हो। या और अल्टरनेटिवली यूजेस द मिनिमम इनपुट्स फॉर एनी गिवन क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ आउटपुट। यानी कि आपको बताया गया कि प्रोडक्ट आपने क्वांटिटी में बनाना है, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए। ठीक है। आप उसी क्वांटिटी और क्वालिटी को अपने जहन में रखो, वही आप अचीव करो, लेकिन इनपुट्स जो है ना आप कम से कम रख के वो काम करो। इसका मतलब है कि आप फिर भी एफिशिएंट हो। ठीक है। इन्होंने रिसोर्स यूटिलाइजेशन की एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहले होटल की दी हुई है कि कॉस्ट ऑफ बेड लिनेन यूज इन ईच रूम कंपेयर टू द नंबर ऑफ टाइम्स द लिनेन कैन बी यूज्ड बिफोर इट्स नीड टू बी डिस्पोज ऑफ। इसका मतलब है बेड शीट्स। ठीक है। बेड शीट्स, पिलो केसेस। वो ये कह रहा है कि आपने जो कॉस्ट लगाई है बेड शीट की हर रूम में, ठीक है, तो आप देखो उसकी आपने कॉस्ट क्या लगाई है। ठीक है। बेडशीट की कॉस्ट क्या है, बेडशीट आपका एक रिसोर्स है, उसको आपने कितनी कॉस्ट लगाई है, और उस कॉस्ट के अगेंस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो आप बेडशीट यूज कर रहे हो बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। ठीक है। कि इस एक कॉस्ट जो आपने लगाई है उस कॉस्ट के अगेंस्ट जो है आप उस शीट को कैसे यूज कर रहे हो, कितनी दफा यूज कर रहे हो। ठीक है। तो ये बेसिकली रिसोर्स यूटिलाइजेशन का आपको बताता है। ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन टू क्लीन एंड सेट अ फेयर रूम, कि जो आप रूम को साफ सफाई करते हो, ठीक है, उसमें आप कितना वक्त ले रहे हो। ठीक है। अगर नॉर्मल टाइम 30 मिनट्स है, लेकिन अगर आप 20 मिनट में रूम की सफाई कर लेते हो तो इसका मतलब आप एफिशिएंट हो, रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। टाइम आपका एक रिसोर्स है। ठीक है। टाइम आपका एक रिसोर्स है, उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। देखिए ये भी एग्जाम्पल हो सकती है। फिर एक कार सेल्स टीम है। अब कार सेल्स टीम है यानी कि गाड़ियां बेचने वाली टीम है। अब उसका क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। सेल्स पर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपका रिसोर्स है, सेल्स टीम है उसमें एक एम्प्लॉय आपका रिसोर्स है। पर एम्प्लॉय जो है, एक एम्प्लॉय वो कितनी सेल्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं।
सेल्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस, कार का जो शोरूम है जहां पर आप बेचते हो, कार्स रखी होती हैं उसका, वो आप देखते हो कि यार उस पर भी आप कॉस्ट इनकर करते हो। जो वो रूम है, जो फ्लोर एरिया, वो आपका एक रिसोर्स है, क्योंकि उसी, अगर आप फ्लोर एरिया को देखें तो गाड़ियां उसी पे खड़ी होती हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे पर स्क्वायर मीटर, उस रूम जो हमें जो फ्लोर अवेलेबल है उसके पर स्क्वायर मीटर के अगेंस्ट हमारी कितनी सेल्स आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज लेंथ ऑफ टाइम अ सेकेंड हैंड कार रिमेन्स अनसोल्ड। रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपको ये भी बताती है कि जो आपके पास एक गाड़ी पड़ी है कितने टाइम तक जो है वो अनसोल्ड है। जितना ज्यादा टाइम ज्यादा होगा, इसका मतलब है आप प्रॉपरली जो है, जो आप सेल्स करते हो, जो आप सेल्स करते हो वो नहीं कर पा रहे, तो आप एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है। आप एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर रहे, तो एवरेज लेंथ ऑफ टाइम आपको ये बताता है। जितनी जल्दी आप उस चीज को बेचते हो तो इसका मतलब आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बाकी प्रोडक्टिविटी मेजर्स जो लेबर में, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनकी, ठीक है। इसके लेक्चर की वीडियो भी आपके पास है। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो जो है, आपकी कैपेसिटी रेशियो, देन आपका जो एफिशिएंसी रेशियो है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, ठीक है। वही एग्जांपल भी वही है जो आपके M2 में थी, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। लेबर रेशियोज हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन से रिलेटेड रेशियोज हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये चीज़ें हुई हुई हैं। इसके बाद प्रोडक्टिविटी पे तो हमने बात कर ली। दूसरी चीज जो कि ज्यादातर NFPI जिसके अगेंस्ट रिवॉल्व करती है, वो क्वालिटी। ज्यादातर जो NFPI होते हैं वो क्वालिटी को देख रहे होते हैं, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल जो इंडिकेटर्स होते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो क्वालिटी को भी मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव दोनों से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वालिटी की क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती है? क्वालिटी को मेजर करने के लिए आप क्या नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज कर सकते हो? वेस्टेज लेवल, ठीक है। इंटरनल रीवर्किंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, कस्टमर की कंप्लेंट्स होगी। क्वालिटी की मैंने बात की कि अगर कस्टमर की कंप्लेंट्स कम आ रही है तो इसका मतलब आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो। स्पीड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी जितनी जल्दी आप दे रहे हो तो इसका मतलब आप एक क्वालिटी सर्विस दे रहे हो। एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, सही आइटम सही टाइम पे एक्यूरेटली डिलीवर कर रहे हो, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी है। नंबर ऑफ रिटर्न्स जो है एक नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि जितने रिटर्न्स आपको कम आ रहे हैं इसका मतलब आपकी क्वालिटी अच्छी है सर्विस की। रिपीट सेल्स, सेल्स आपकी दोबारा, मतलब रिपीट सेल का मतलब है वही कस्टमर बारह दोबारा के आपसे चीजें खरीद रहे हैं, आपकी वो चीजें उस जगह पे बिक रही हैं दोबारा, इसका मतलब है कस्टमर आप सेटिस्फाइड है, क्वालिटी आपकी अच्छी है, ठीक है। ग्रोथ इन सेल्स, स्टाफ एब्सेंसेस, ठीक है। मतलब ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ गया ना, इंटरनल के स्टाफ आपका कितना एब्सेंट रहता है। स्टाफ आपका अगर कम एब्सेंट रहता है तो इसका मतलब है कि जो स्टाफ है वो क्वालिटी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया, ओवर टाइम वर्किंग, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, तो ये सारे डिफरेंट मेजर्स हैं, ठीक है। हर इंडस्ट्री के लिए जो है ना डिफरेंट मेजर्स होते हैं, तो इन्होंने आपको काफी सारी एग्जांपल दे दी हैं, ठीक है। क्लीननेस जो है क्वालिटी ऑफ वर्क से इसका ताल्लुक होता है, ठीक है, कि आप जिस वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कितना क्लीन है, ठीक है। तो ये थे हमारे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो दो चीजों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसके अराउंड और क्वालिटी के अराउंड। अब नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है ना, वो उनके साथ भी कुछ उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसको यूज करने के भी कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के मसले थे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बेस पे होते हैं, ओपन टू मैनिपुलेशन होते हैं, शॉर्ट टर्मिज्म होते हैं, ठीक है। इस तरह NFPI के भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम, setting up and operating a system involving a wide range of performance indicators can be time consuming and costly। अगर आप एक ऐसा सिस्टम चला रहे हो जिसमें आप NFPI यूज कर रहे हो तो आपको पहले तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि क्या क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं। एक कंपनी का एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं होता, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको आइडेंटिफाई करके आगे उसके फर्दर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स निकालना, उनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को निकाल के उनको मेजर करना, ठीक है। सारा जो है इसमें आपकी कॉस्टली बहुत है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो बंदा इसको मॉनिटर कर रहा है उसको मॉनिटरिंग की कॉस्ट, ठीक है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कॉस्टली है, तो एक ये प्रॉब्लम है। मैनेजर के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैनेजर के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है? क्योंकि कोई क्लियर सेट आपके पास नहीं है कि यार ये नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपने यूज करने, कोई आपको क्लियर सेट नहीं पता कि यार हाँ ये वाले यूज करने, ठीक है। आपको बस कोई भी जो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट रखना है आपको उसी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लास्ट है कि स्कोप फॉर कंपैरिजन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड एज फ्यू बिजनेसेस यूज प्रिसाइसली द सेम NFPIs एज द ऑर्गेनाइजेशन अंडर रिव्यू। तो कंपैरिजन को ये फैसिलिटेट नहीं करता क्योंकि डिफरेंट
जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके डिफरेंट एनएफपीआई हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन को फैसिलिटेट नहीं करता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है आपके नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ।